श्रोताओं नमस्कार। जन के लिए, जन के द्वारा, जनता का राज है। प्रजातंत्र सबसे बड़ा हम सबको नाज है। वोट छोटा सा मगर शक्ति में अनंत है। अब तो प्रजातंत्र है, अब तो प्रजातंत्र है। बॉम्बे टॉकीज में आज आपके लिए हम लेकर आए हैं लेखक और गीतकार रही मन इश्क का धागा रे, कब हूँ मत चटकाना रे, कब हूँ मत चटकाना रे। अशोक मिश्र से ममता सिंह की बातचीत का पहला भाग। सीताराम 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 सीताराम, चिट्ठी आई न पत्री आई, आया ना टेलीग्राम रे। दोस्तों नमस्कार। आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसे लेखक को जिन्होंने स्वस्थ मनोरंजन वाली सार्थक सिनेमा लिखा, जिनकी फिल्में आप परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं, जिनकी हालिया फिल्म अभी खूब चर्चित हुई और सराही गई। वो फिल्म है कटहल और वो लेखक हैं अशोक मिश्र। फिल्म कटहल का निर्देशन किया अशोक जी के सुपुत्र यशोवर्धन मिश्र ने। उनकी फिल्म नसीम और समर के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अशोक मिश्र जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। गांव में, गलियों में, शहरों में, कस्बों में विविध भारती के लाखों श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं इस कार्यक्रम में शामिल हूं और आप लोगों से कुछ बात कर सकूंगा। सबसे पहले तो कटहल फिल्म के लिए आप बधाई लीजिए, क्योंकि बड़ी चर्चित हुई और खूब सराही गई, लोगों ने देखा और मुझे पता है कि आपके पास संदेशों की बाढ़ सी आई थी, सोशल मीडिया भरा पड़ा था जब फिल्म रिलीज हुई थी। तो बताइए हमें कि इस फिल्म की प्रेरणा या आइडिया कहाँ से आया लिखने के लिए? ये आइडिया यशोवर्धन का है। उन्होंने कहीं न्यूज में ये पढ़ा था कि 2 कटहल चोरी चले जाते हैं और उसको ढूंढने के लिए सारी पुलिस लगा दी जाती है जी। तो उसने ये घटना का जिक्र मुझसे किया कि इस पे एक अच्छी फिल्म बनाई जा सकती है, व्यंग फिल्म। और हम लोगों ने फिर उसकी स्क्रिप्ट तैयार करना शुरू किया जी। और उस कहानी को गुनीत मोंगा और अचिन जैन ने पसंद किया। जी जी। फिर एकता कपूर जी को सुनाया गया, उनको भी बड़ी पसंद आई और नेटफ्लिक्स ने इसको कहा कि हम बनाएंगे। इस तरह से इस फिल्म का जन्म हुआ। और जैसा कि आपने कहा कि ये फिल्म काफी सराही गई और हम लोग, मैं भी और यशोवर्धन भी, हम लोग वायलेंस की फिल्म बनाना नहीं चाहते कभी भी जी। हम चाहते हैं कि ऐसी फिल्म बनाएं जिसमें सौहार्द का वातावरण पैदा हो, प्रेम हो, हास्य हो, व्यंग हो, मनोरंजन हो। तो इसी कटहल में आपको वो सारी चीजें मिलेंगी। और एक और चीज, पहले तो सिनेमा में बहुत होता था कि हर सिनेमा कुछ न कुछ संदेश दे के जाता था जी। लेकिन अब सिनेमा में संदेश नहीं रहे, सिर्फ एक व्यावसायिकता चल रही मेन स्ट्रीम सिनेमा में छाई हुई है व्यावसायिकता, जिसकी वजह से कला दबती जा रही है। कोई कहानी याद नहीं रह जाती हमको फिल्मों की। तो इस माने में कटहल एक अच्छी फिल्म साबित हुई कि उसकी कहानी लोगों को बड़ी पसंद आई जी। उसमें हमने एक स्त्री को प्रोटोगनिस्ट बनाया, पुलिस कॉप। और पुलिस के जैसे लोग होते हैं वैसी वो नहीं है, वो अलग तरह की पुलिस वाली है। सानिया मल्होत्रा जी। सानिया मल्होत्रा। और फिर उसमें विजय राज का बड़ा अच्छा अभिनय है, राजपाल यादव हैं, रघुवीर यादव हैं, ब्रिजेन काला हैं, सब मजे हुए कलाकार और उन्होंने कमाल का अभिनय किया है। और राम संपत का म्यूजिक है इसमें जी हाँ। जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं बहुत बड़े। और मैंने कुछ गाने लिखे हैं 2-3 और इसको काफी अवार्ड मिले देश में विदेश में। इवन पुलिस वालों को ये फिल्म बहुत पसंद आई जी। और कई पुलिस वालों ने इस पे लेख लिखे। और एक पुलिस वाली जो हैं एसपी हैं वो, उन्होंने इसका शो करवाया पुलिस वालों के लिए पुलिस कॉलोनी में। कई पत्रकारों ने लिखा, कई एडवोकेट्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस पे आर्टिकल लिखा। तो हमको लगा कि सही दिशा में एक फिल्म बनी और सही संदेश गया जी। बिल्कुल छोटे छोटे मोमेंट, छोटी छोटी बातें उसमें ग्रैस्प करने लायक, संग्रहणीय है। जैसे आपने पुलिस ऑफिसर का जिक्र किया तो सानिया मल्होत्रा ने मेन रोल निभाया है। वहाँ पर एक जो साथ में पुलिस इंस्पेक्टर होती है तो उनका भी बड़ा प्यारा नेहा शराफ जी, वो भी एनएसडी की पास आउट। घर में भी वो मतलब एक घरेलू स्त्री की तरह अपना जीवन चला रही हैं, जी रही हैं और ऑफिस में ऑफिस की तरह। तो ये बड़ा दुरूह कैरेक्टर आपने बुना था। तो ये कैरेक्टर बुनने के लिए आपको कहा गया था या आपकी अपनी कलम की? ये हम लोगों की सोच है जी कि हम लोग औरत को देखें कि औरत की क्या समस्याएं हैं,
नारी की हमारे देश में क्या प्रॉब्लम्स हैं। और इसके लिए हमने लिखने से पहले रिसर्च किया था। जी जी। तो हम मध्य प्रदेश के एक पुलिस स्टेशन में गए, वहाँ एक इंस्पेक्टर थी, यंग लड़की, सान्या मल्होत्रा जैसी। तो उसने कुछ बातें बताई हमको कि एक बड़ा खूंखार क्रिमिनल था जिसको पकड़ने के लिए मैंने उससे प्रेम का नाटक किया। जी जी। मैंने उससे प्रेम का नाटक किया और उसको एक जगह मिलने के लिए बुलाया और फिर पकड़ लिया हम लोगों ने। अच्छा। हमने इस घटना से फिल्म शुरू किया। एक पुलिस स्टेशन के सामने एक कांस्टेबल उदास सा खड़ा हुआ था। हमने पूछा क्या बात हो गई? अधेड़ था वो। उसने कहा मेरी नई मोटरसाइकिल पुलिस थाने के सामने से गायब हो गई, चोरी हो गई, और मेरी ही रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। हमने इसको जोड़ा तो हमने बहुत सारी सच्ची घटनाएं जोड़ी इसमें। जैसे वो इंस्पेक्टर थी, उसका जो एक कांस्टेबल उससे रजिस्टर में दस्तखत कराने आया और जाने लगा, तो उसने उसको रोका जी और कहा कि ये मेरे हस्बैंड हैं। वो कांस्टेबल था और ये इंस्पेक्टर थी। तो हमने इसको भी जोड़ा फिल्म में। जी बिल्कुल। तो जो सच्ची घटनाएं होती हैं, रिसर्च के बिना हम लोग काम नहीं करते। जी बिल्कुल। हवाई काम नहीं करते हम, काल्पनिक दुनिया नहीं रचते, सच्ची दुनिया रचते हैं। तो इस वजह से ये फिल्म लोगों को टच करती है। और वो जो हमने कहीं देखा है, जिया है, वो हमारे दिल को ज्यादा छूती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये हम सबके दिल के करीब फिल्म हो गई। बताइए हमें कि ऐसी जो व्यावसायिक फिल्में बन रही हैं, कमर्शियल सिनेमा, जहाँ पर हिंसा है, मारधाड़ है, फाइटिंग है, तो इसमें ये बड़ी प्यारी सी मासूम सी फिल्म बनाने के लिए, लिखने के लिए खतरे नहीं महसूस हुए आपको? नहीं, कोई खतरा नहीं। अगर आपको यकीन है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो उसको अप्रिशिएट करती है दुनिया। जी। हमने तो कभी बेकार की फिल्म नहीं लिखी। जी बिल्कुल। मैंने हमेशा सेलेक्टिव रहा मैं फिल्म को लेके। मैं श्याम बेनेगल के साथ लिखता रहा, फिर मैं और सईद मिर्जा के साथ लिखता रहा। जी। तो मैंने कहा कि खराब काम एक तो हमसे करते ही नहीं बनता। बिल्कुल। अच्छा काम करना हमारे लिए बहुत इजी होता है। जी हाँ। बुरा काम करते हमसे बनता ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। और इसीलिए जो फिल्में आपने लिखी हैं वो समाज पर, कहीं व्यवस्था पर करारा चोट किया है, तो कहीं मैसेज दिया, संदेश दिया है एक अच्छा समाज रचने के लिए। तो ये सारी बातें हम आपसे जानेंगे, कहेंगे, सुनेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक गाना सुन लेते हैं। बताइए आपकी पसंद का कौन सा गाना? देखिए, बारिश का मौसम चल रहा है और चारों तरफ पानी ही पानी है देश में। जी। कई शहर डूब रहे हैं, कई लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है। मुंबई में भी पानी खूब गिर रहा है इन दिनों। अच्छा, इससे ठीक 2 महीने पहले पानी के लिए तरस रहे थे देश। जी, सूखा पड़ा हुआ था। दिल्ली में पानी नहीं था, बेंगलोर में तो परेशानी खड़ी हो गई थी, पानी नहीं था। और 2 महीने बाद इतना पानी हो गया है। तो मैंने पानी का जो संकट है, पानी क्या चीज है, इस पे मैंने एक गीत लिखा है जो विल्डन अब्बा का टाइटल सॉन्ग है। मुझे लगता है पानी पे वो एक अच्छा गीत है और रहीम के दोहे से इंस्पायर होके लिखा है। जी हाँ। शांतनु मोइत्रा ने उसका म्यूजिक किया है। तो आप उस गाने को सुनिए और पानी की महत्ता है उसमें। जी जी। तो वेल्डन अब्बा फिल्म का ये गाना हम पानी को तरसते उसका नाम है। जी। पानी को तरसते, पानी को सिसकते, हाँ। पानी को लूटते चेहरे। जी। तो सुनते हैं ये गाना। जी। पानी को तरसते, पानी को सिसकते, आंखों में नींद नहीं है, बादल को तकते चेहरे और पानी लूटते चेहरे, पानी को झपटते चेहरे, रही मन पानी के कितने चेहरे रे। पानी को तरसते, पानी को सिसकते, आंखों में नींद नहीं है, बादल को तकते चेहरे और पानी लूटते चेहरे, पानी को झपटते चेहरे, रही मन पानी के कितने चेहरे रे। अंबर बरसो, बादल बरसो, सावन बरसो रे, चंद के बरसो, चमक के बरसो, लहक के बरसो रे, बहुत दिनों से हल्का है सूखा, अब तो बरसो रे, रहमत की गुहार है सुन लो, अल्लाह मालिक बरसो रे। जब पानी झूमे और तब जंगल झूमे, कोयल तब कूके और
और बुलबुल चहके। पानी जो रूठ गया तो सब टूट दिखेंगे, मुझको मोरों से लिपट के रही मन रोए रे। अंबर बरसो, बादल बरसो, सावल बरसो रे, गरज के बरसो, चमक के बरसो, लहक के बरसो रे। बहुत दिनों से हालत है सूखा, अब तो बरसो रे। रहमत की गुहार है, सुन लो अल्लाह मालिक बरसो रे। पानी को तरसते, पानी को सिसकते, आंखों में नींद नहीं है। बादल को तकते चेहरे और पानी लूटते चेहरे, पानी को झपटते चेहरे। रही मन पानी के कितने चेहरे रे। ये था गाना फिल्म वेल डन अब्बा का। और पानी की बात की, बारिश का मौसम है, चारों तरफ पानी ही पानी है, और एक संदेशप्रद फिल्म थी वेल डन अब्बा, जिसके लिए आपको पुरस्कार भी मिला था। हमारी फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था जी। सर्वश्रेष्ठ सामाजिक समस्या पर कोई फिल्म करके एक अवार्ड होता है जो उनका, जी हाँ, फिल्म ऑन सोशल इशू, तो उसके लिए उसको नेशनल अवार्ड मिला था। जी हाँ। श्याम बेनेगल ने उसको डायरेक्ट किया था। जी हाँ। और वो फिल्म हैदराबादी में थी, दक्षिणी में, क्योंकि मैं बोलियों पे बहुत काम करता हूँ। मुझे लगता है कि हिंदी में वो ताकत नहीं है जो इसकी बोलियों में है, और इसीलिए मैंने इसमें हैदराबाद की कहानी थी, उसके पास के एक गांव की, तो उसमें मैंने हैदराबादी इस्तेमाल किया। और वो ह्यूमर के लिए और व्यंग के लिए हैदराबाद की जो जुबान है वो काफी कमाल की लगती है मुझे। जी जी। या हरियाणा की जुबान, हरियाणवी, इसलिए वो फिल्म काफी पसंद आई। और वो एक व्यंग है कि कुआं गायब हो जाता है। जी हाँ। कागजों में कुआं है मगर सच्चाई में नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती रहती हैं हमारे देश में, इसलिए वो फिल्म काफी पसंद आई लोगों को। बोमन ईरानी का डबल रोल है उसमें। पहली बार श्याम बेनेगल ने कोई फिल्म बनाई है डबल रोल को लेके, जुड़वा भाइयों की कहानी। मैंने उनको सजेस्ट किया कि सर, जब शेक्सपियर बना सकता है कॉमेडी अफेयर्स, तो हमको भी बनाएं क्या जुड़वा भाइयों की, इसका जुड़वा भाई कर दें क्या? तो बोले हाँ जरूर करिए।
वो बड़े ओपन माइंडेड डायरेक्टर हैं देश के। तो श्याम बेनेगल के साथ आपने काम किया। श्याम बेनेगल बड़े ही ऐसे सिनेमा बनाते हैं जो समाज के लिए रची बसी होती है जो बातें, तो उनका एक खास तरह के स्टाइल है श्याम बेनेगल की। श्याम बेनेगल के साथ आप कैसे जुड़े और कैसे उनकी सिमेट्री आपकी कैसे बनी उनके साथ? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने 82 में पास किया, फिर वहां मैं रंगमंच करता रहा और रंगमंच करने के बाद मुझे लगा कि मुझे अब बम्बई चलना चाहिए जी। दिल्ली अब मेरे लिए छोटा है, तो मैं बम्बई आ गया और मैंने कहा मैं कहाँ से शुरुआत करूं, क्योंकि मुझे सिनेमा का कोई ज्ञान नहीं था, लिखने विखने का। लिखता था, मैं नाटक लिखता था, मेरी किताब भी छप चुकी थी। तो श्याम बेनेगल की फिल्में मैं देखा करता था, मुझे बड़ी पसंद थी, निशांत, अंकुर, मंथन, जुनून। तो मैंने कहा इनसे मिलना चाहिए, इनसे अपनी ट्यूनिंग जमेगी। मैं मिलने गया तो वो एक भारत एक खोज सीरियल बना रहे थे। उन्होंने कहा कि हम एक सीरियल बना रहे हैं, उसके राइटर्स टीम में आप शामिल हो जाइए और हिंदी डायलॉग लिखने के लिए हमको जरूरत है। तो मैं उनके साथ शामिल हुआ इस तरह से, और मेरे लिए वो एक बड़ा सौभाग्य था कि मेरा पहला ही काम मुझे काफी बड़ा मिला और बड़े डायरेक्टर के साथ मिला, बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला, एक्टर्स के साथ काम करने का मौका। मेरे लिखे पे एक्टर्स ने काम किया, ओम पुरी, इन सब से मेरी दोस्ती हुई, पहचान हुई, नसीर भाई, तमाम एक्टर थे उसमें जी। तो नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ जो कि जब एक्टिंग करते हैं तो लगता है कि एक्टिंग नहीं बल्कि ये सामने संवाद बोल रहे हैं, तो इनके साथ काम किया, तो इनके साथ का कोई खास अनुभव, कोई यादगार बात हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहेंगे? मैं ओम पुरी साहब के बारे में, मैं उनके ज्यादा नजदीक रहा ओम पुरी साहब के, तो वो भारत एक खोज से ही शुरुआत हुई उनसे मिलने की। जी हाँ। कि जब उनको मालूम पड़ा कि मैं इसके डायलॉग लिख रहा हूँ तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि जरा मेरा प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण देखिए, मैं पढ़ूंगा डायलॉग, आप जरा चेक करिए, क्योंकि वो हरियाणा के थे तो उनमें टच था एक जी हरियाणवी का जी, तो बहुत कॉन्शियस रहते थे इस बारे को लेके और बड़े मेहनती कलाकार थे, बहुत मेहनत करते थे वो काम पे अपने। तो उनके साथ फिर मेरा अच्छा संबंध जुड़ता गया। फिर मैं एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता था, तो मैं प्रोड्यूसर के साथ अपने गया और मैं कहा ओम भाई आपको काम करना है इसमें जी। और मैंने उनको उनका रोल सुनाया, उन्होंने कहा मैं करूंगा। और फिर उन्होंने प्रोड्यूसर से पूछा कि भाई पैसे हैं कि नहीं आपके पास, क्योंकि फिल्म में पैसा लगाना बहुत ही कई बार नुकसान हो जाता है, तो अगर नुकसान हो जाएगा तो आपको तकलीफ तो नहीं होगी। मतलब कितना कंसर्न था उनका लोगों के लिए, तो ये मुझे उनका बड़ा अच्छा लगता था कि वो अच्छा रिस्पेक्ट देते थे जी। तो बात ओम पुरी जी की चली है जी, और आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि कोई आपकी पसंद का गाना हो जाए, कौन सा गाना सुनवाना चाहेंगे? जी जी जी, मैं चाहूंगा कि पानी पे एक और गीत सुना जाए, क्योंकि बारिशों का मौसम है जी। तो एक इजाजत फिल्म का गाना है, छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से भर गई वादी जी। तो सुनते हैं यही गाना, गुलजार साहब ने लिखा है, गुलजार साहब ने लिखा है ये।
अशोक जी, बहुत सारी बातों का खजाना है आपके पास। बातों से लग रहा है कि बहुत सारा खजाना है। वेल डन अब्बा फिल्म की बात चली थी, तो वहाँ एक बार आपको फिर ले चलते हैं। जी। वेल डन अब्बा हमने सुना है कि किसी खास कहानी पर आधारित थी, और जब फिल्म बनी तो इस पर किसी ने आपसे कुछ गुफ्तगू की थी कि आपने ये, तो वो क्या वाकया था, वो बताना चाहेंगे? ये ऐसा था कि एक स्क्रीन प्ले एक राइटर ने लिखा था और उन्होंने श्याम बेनेगल को दिया वो जी। तो श्याम बाबू ने उसको पढ़ा तो उनको अच्छा नहीं लगा वो जी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा तुम इस कहानी को लिखोगे क्या जिसमें एक कुआं चोरी चला जाता है, ये बेसिक आइडिया है, तुम इसको डेवलप कर सकते हो क्या? तो मैंने कहा ठीक है, मैं डेवलप करने लग गया। तो एक उर्दू की प्रख्यात लेखिका हैं, हैदराबाद में रहती हैं, जलीना बानो जी। तो उनका फोन आया श्याम बाबू का कि मैंने ये कहानी लिखी है और मेरी कहानी नरसिम्हा की बावड़ी, जिसमें बावड़ी चोरी चली जाती है। तो श्याम बाबू ने मुझसे कहा, तो हमने वो कहानी पढ़ी। फिर एक और बड़े हिंदी के राइटर हैं जिन्होंने ये कहा कि मैंने एक कहानी लिखी है, संजीव जी, बड़े राइटर हैं। तो उन्होंने कहा ये कहानी मैंने लिखी है, मेरी कहानी कुछ कठुआ का पुल ऐसा कुछ नाम है उसमें जी। हाँ, जिसमें कुआं गायब हो जाता है। हाँ, जिसमें पुल गायब हो जाता है जी। तो उन्होंने कहा ये मेरी कहानी है। तो मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी है उसमें इस तीनों कहानियों का कुछ भी, एक डायलॉग भी नहीं, एक शब्द भी नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन बेसिक आइडिया वही है ना। तो एक बार संजीव मुझे मिले एक लिटरेचर फेस्टिवल में, तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करके कहा कि इन्होंने मेरी कहानी ले ली और उसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया, जैसा मैंने लिखा था वैसा नहीं था। तो मैंने कहा सर, आपकी कहानी, जिलानी बानो की कहानी, ये कहानियां जो हैं, आप इस कहानी पे कैसे दावा कर सकते हैं, क्योंकि इसका ओरिजिन हुआ है तेनालीराम से जी, जिसमें एक तालाब चोरी चला जाता है जी जी बिल्कुल। तो बेसिक आइडिया वो है, पर फिल्म से आप कहीं भी कुछ भी आपको नहीं लगता, और हमने आपको क्रेडिट दिया। श्याम बेनेगल बहुत प्रोफेशनल है जी। हाँ, उन्होंने कहा ये तीनों राइटर को क्रेडिट दो, क्या बात है, कहानी का जी, और इनको पेमेंट कराया सबको, गजब, बड़ी बात है ये। पटकथा और संवाद मेरे हैं जी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक और गाना हो जाए आपकी पसंद का। जी, मैं चाहता हूँ कि अब एक ऐसा
गाना सुना जाए जो हम सबकी बड़ी समस्या है। महंगाई डायन खाए जात है, पीपली लाइव। पीपली लाइव फिल्म का गाना रघुवीर यादव जी ने गाया है जी, ये। जी, हाँ। क्योंकि हम सबकी समस्या है महंगाई। महंगाई कोई आज से नहीं है, महंगाई हमारे दादा परदादा भी कहते थे, हमारे पिताजी के पिताजी भी कहते थे बड़ी महंगाई है। जी हाँ, तो सुनते हैं पीपली लाइव फिल्म का ये गाना। जी। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के खामोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के खामोल। रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, तुझके हैं गाल घिर गए पत्ते पक गए बाल। अरे सोयाबीन का काबे हाल, गर्मी से तुझके हैं गाल घिर गए पत्ते पक गए बाल। और मक्का जी भी खाए गई मात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। अरे कद्दू की हो गई भरमार, ककड़ी ने कर गई हाहाकार, मटर जी को लगो तुषार। अरे कद्दू की हो गई भरमार, ककड़ी ने कर गई हाहाकार, मटर जी को लगो तुषार। और आगे कहा कहो कहे नहीं बात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सैया सैया रे सैया जी मर खूब कमावे सैया जी मर सैया रे। अरे कमा कमा के मर गए सैया, पहले तगड़े तगड़े थे अब दुबले पतले हो गए सैया। अरे कमा कमा के मर गए सैया, मोटे सैया पतले सैया। अरे सैया मर गए हमारे खिसिया के, महंगाई डायन मारे जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। महंगाई डायन खाया जात है। जय भैया जय। तो पीपली लाइव फिल्म का ये गाना था, और रघुवीर यादव का भी आपने जिक्र किया गाने से पहले, तो उनसे जुड़ी हुई कोई खास बात आप बताना चाहते हैं? सुना है कि बड़े मजे हुए कलाकार तो हैं ही, एक अच्छे इंसान भी है, हमारी भी मुलाकात है और हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं उनके साथ, और दिलचस्प इंसान है। एक कलाकार को कैसा होना चाहिए इसके अच्छे उदाहरण है वो। उनकी कोई दिलचस्प घटना बताइए। उनकी दिलचस्प घटना ये है कि वो कुकिंग बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। बहुत अच्छे कुक हैं, बहुत अच्छे बढ़ई हैं,
बहुत अच्छे दर्जी हैं, बहुत अच्छे बांसुरी वादक हैं। क्या बात है। बहुत अच्छे अभिनेता हैं। क्या बात है। तो कुकिंग जो करते हैं, तो हम लोग को खाने पे बुलाते थे वो, तो वो एक राम रोट बनाते थे। अच्छा। एक बहुत बड़ी रोटी और काफी मोटी रोटी, करीब 1.5 इंच मोटी रोटी, और उसके अंदर घी वी काफी डाल के उसको, और एक ही रोटी को सब लोग खाते थे बैठ के, उसी रोटी में तोड़ तोड़ के टुकड़े जी टुकड़े करके। बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि मैं बचपन में और इधर उधर करके साधु संतों के साथ भी देखा मैंने, उनके साथ रह के, तो उन लोग ऐसी रोटी बना के खाते थे, तो मुझे उनकी रोटी बड़ी पसंद आती है। जी जी। तो हमने सुना है कि रघुवीर यादव जी दाल के बड़े शौकीन हैं, मतलब वो रोटी और दाल खाना बहुत पसंद करते हैं। जी जी। तो रोटी दाल उनको बहुत पसंद है, और बताते हैं कि उनके घर में पान बेचने की दुकान थी। जी जी। वहां से शुरू किया उन्होंने, फिर किसी तरह हाई स्कूल वगैरह पास किया, फिर निकल गए घर से, फिर नौटंकी में चले गए और नौटंकी में काम करते रहे, फिर वहां से NSD में चले गए, अलका जी के शिष्य बन गए वो। तो उनकी जिंदगी बहुत संघर्ष की रही है, इसलिए दाल रोटी उनको बड़ी पसंद है। जी जी। उनका एक मस्त मौला जीवन रहा है, और ये जब संघर्ष की बात आती है तो सभी का बचपन संघर्ष में रहा है। जी, और काफी कुछ आपने भी बताया है, जिक्र किया है कि आपका बचपन भी ग्रामीण परिवेश में पला बढ़ा है। छत्तीसगढ़ आपकी जन्मस्थली है जहाँ तक मुझे मालूम है। तो छत्तीसगढ़ से दिल्ली की ट्रेन पकड़ लिया आपने, फिर उसके बाद मुंबई चले आए। तो वो जो पढ़ाई के दिन थे, हम चाहते हैं उन पढ़ाई के दिनों का जिक्र कीजिए, पढ़ाई के दिनों के बारे में। पढ़ाई के दिनों में मैं बहुत ही खराब स्टूडेंट रहा हमेशा। मैं पिछली बेंच पे भी बैठता था वो। अच्छा। और मैं बहुत कम कॉलेज या स्कूल जाता था, और जिस दिन मैं जाता था उस दिन टीचर बड़े खुश होते थे कि अशोक आया है। क्या बात है। यानी कुछ मजा होगा आज। जी। तो बहुत ही बुरे दिन थे वो, और BSc कर रहा था मैं, तो मैंने काफी मेहनत की, मगर नकल करते पकड़ा गया। ओह। अपने आखिरी पेपर में आखिरी सवाल जब मैं हल कर रहा था जी, तो मुझे वो सवाल नहीं बन रहा था, बाकी मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे गए थे, मतलब मैं फर्स्ट आता जी। एक सवाल नहीं बन रहा था, तो मेरे दोस्त ने मेरी मदद कर दी और टीचर ने मुझे पकड़ लिया, तो मुझे कॉलेज वो कर दिया गया। हाँ, रेस्टिकेशन हो गया। तो मैं बड़ा ग्लानि में चला गया, बहुत दुख में डूब गया मैं, क्योंकि उन दिनों इस तरह की चीजें बड़ा सामाजिक अपराध मानी जाती थी। बिल्कुल। लोग उसको समझते नहीं थे कि सच्चाई क्या है, बात क्या है। खैर, तो फिर मैं रायपुर चला। ये सतना की बात है, सतना मध्य प्रदेश, जहाँ हमारा घर है। तो वहाँ मेरे बड़े भाई साहब रायपुर में प्रोफेसर थे, तो उन्होंने कहा तुम यहाँ आ जाओ, रायपुर बड़ी जगह है जी, तो यहाँ काम करो। तो मैं रायपुर आ गया, और रायपुर में मैं हबीब तनवीर साहब के साथ मेरा जुड़ाव हुआ जी जी जी, जो रंगमंच के महान निर्देशक थे। तो मैं पढ़ाई करता रहा और साथ साथ रंगमंच करता रहा जी। और रंगमंच ज्यादा करता था, पढ़ाई कम करता था। रंगमंच ही मेरी पढ़ाई थी। तो हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम के दिन आए तो किताब खरीद के लाए कि क्या पढ़ना है, मगर किसी वजह से एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो हमने फिर ड्रामा शुरू कर दिया जी जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ाई जरूरी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, सबको पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। बिल्कुल, ये जरूरी है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई जरूरी नहीं है, इसके साथ आप जिंदगी के भी फलसफे देखिए, सीखिए जिंदगी से। रंगमंच बहुत कुछ सिखाता है जी। कई कलाकार हैं जो दुनिया भर में विख्यात हैं, वो स्कूल कॉलेज गए ही नहीं। जैसे हबीब तनवीर के कलाकार, किसी को पद्मश्री मिला, किसी को तीजन बाई जी, महान गायिका पंडवानी की। अपने मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, पर बड़े बड़े लोग हैं। गायक गायिकाओं का तो इतिहास रहा है कि उन्होंने पढ़ाई नहीं ली, लेकिन संगीत की बड़ी तालीम ली जी 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 उसमें। तो खैर, अभी मैं गणेश आचार्य जी से बात कर रहा था जी, जो कोरियोग्राफर हैं बहुत बड़े। तो बात करता रहा, फिर मैंने उससे पूछा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी और पिताजी का देहांत हो गया जी, तो मैंने सिर्फ 8वीं तक की पढ़ाई की, पर आज कितना बड़ा नाम है जी जी। तो मतलब कहने का आशय ये है कि पढ़ाई तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ अपने भीतर की प्रतिभा को खोज लेना भी जरूरी होता है। जी, जी। आपने हबीब तनवीर का जिक्र किया, हबीब तनवीर के साथ आप नाटक के साथ जुड़े, मंच किया, तो कोई ऐसी घटना बताइए हमारे श्रोताओं को कि जब उन्होंने आपको नाटक लिखने के लिए दिया, या कुछ नाटक का मंच पर जाने का अनुभव
देखिए उनसे मेरी जो पहली मुलाकात हुई तो वो एक वर्कशॉप कर रहे थे रायपुर में। जी हाँ। तो उसमें हम कॉलेज के लड़के लड़कियां पार्टिसिपेट करने गए थे और वो अपने कलाकारों को लेके आए थे उस वर्कशॉप में, अपने ग्रामीण कलाकारों को, लोक कलाकारों को, और उनसे अपने एक नाटक की रिहर्सल करवा रहे थे जी। और हम लोग से बोल रहे थे कि बैठ के देखो। अब एक दिन देखा हमने, 2 दिन देखा, तीसरा दिन देखा, हमसे कुछ करा ही नहीं रहे थे जिनके लिए वर्कशॉप थी। तो मैंने, मेरे दोस्त यारों ने कहा यार मिश्रा बात करना तू इनसे कि हमसे कब कराएंगे, क्योंकि 7 दिन 8 दिन की वर्कशॉप थी वो, और एक प्ले तैयार करके हमको स्टेज में करना था उनके साथ जी। पर वो करा ही नहीं रहे थे। तो फिर मैंने उनसे बोला कि सर आप हम लोग से तो कुछ कराइए, आप ये लोक कलाकारों को अपने दिखा रहे हैं हमको, तो इससे हमको क्या, हमको कोई आधुनिक नाटक कराइए ना, मोहन राकेश का या आधे अधूरे या कुछ कराइए। तो वो बहुत नाराज हो गए, उनको गुस्सा बहुत आता था। उन्होंने कहा कि तुम कुछ नहीं जानते रंगमंच के बारे में, गेट आउट फ्रॉम हियर, डोंट कम अगेन। गुस्से में लाल पीले हो जाते थे। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ, मैं सबके सामने, मुझे डांट पड़ गई। तो मैं बाहर जाके उदास सा एक पेड़ के नीचे बैठ गया जी। फिर ब्रेक हुआ, टी ब्रेक हुआ, तो उन्होंने मुझे देखा, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया। तो उन्होंने कहा देखो तुम रंगमंच के बारे में नहीं जानते कुछ, ये जो मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूँ ना, ये जो कलाकार जो काम कर रहे हैं ना, ये दुनिया के बहुत बड़े अभिनेता हैं, सिर्फ भारत के नहीं। इनको देख के तुम बहुत कुछ सीख जाओगे, इतना मैं तुमको नहीं सिखा सकता जी जी, जितना लालू राम, फीदाबाई, मालाबाई, इनको देख के तुम सीखोगे। और तुम मेरे बगल में बैठा करो, मैं तुमको सिखाऊंगा डायरेक्शन के बारे में। तो मैं उनके बगल में बैठने लगा और फिर हमारी बड़ी अच्छी संबंध बन गए, ट्यूनिंग अच्छी हो गई। फिर मैं उनकी बहुत मदद करता था, वो आते थे, वो और उनका पूरा ग्रुप मुझे बहुत चाहता है आज भी। हबीब साहब तो नहीं रहे, पर उनका बेटी नगीन जो चलाती है नया थिएटर, वो सब लोग अभी भी मुझे बहुत मानते हैं। तो उनके साथ कोई नाटक फिर आगे चल के मौका मिला कि उनके साथ हम लोगों ने वो वर्कशॉप में भगवत अज्जुकी में एक ड्रामा किया था जी जी, वो उन्होंने 3 दिन में डायरेक्ट किया था जी, और वो काफी अच्छा नाटक बनाया उन्होंने। तो 3 दिन कैसे होते थे, सवेरे 9 बजे से रिहर्सल शुरू, 1 बजे लंच ब्रेक, फिर 3 बजे से रिहर्सल शुरू, फिर टी ब्रेक 4-5 बजे, फिर उसके बाद रिहर्सल शुरू होती थी तो डिनर, फिर उसके बाद रिहर्सल शुरू होती थी तो मालूम नहीं कब खत्म होगी जी। ऐसा करके 3 दिन में भगवत अज्जुकी बनाया उन्होंने। और उसके बाद हबीब तनवीर के साथ मैं दिल्ली में जुड़ा रहा। मैंने कोई प्ले उनके साथ नहीं किया, लेकिन उनके काम को मैं बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता रहा, सीखने का मौका मिलता था मुझे। जैसे उनके ग्रुप में काफी झगड़ा हो जाता था आपस में, कलाकारों और डायरेक्टर का। अच्छा। हबीब साहब बहुत गुस्से में आ जाते थे, उनके कलाकार भी बहुत चिल्लाने लगते थे। अच्छा। और थोड़ी देर के बाद फिर सब शांत हो जाते थे, हाँ शुरू करो, फिर सब शुरू करते थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। या उनकी रिहर्सल में कोई कलाकार फीमेल बच्चे को दूध पान करा रही है, स्तनपान करा रही है जी जी, तो वो वैसे ही उठती थी बच्चे को लेके और अपने डायलॉग बोलती थी रिहर्सल में जी, और फिर आके बैठ जाती थी। कोई सब्जी बना रही है, छौंक लगाया उसने, उठ के आई, अपना डायलॉग बोलने लग गए, फिर जाके बनाने लग गए। मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस था वो रंगमंच, वो कभी रुकता नहीं था रिहर्सल उनकी। इतना पारिवारिक माहौल भी था, पारिवारिक माहौल था, लगन थी, डिवोशन था काम के प्रति, इसलिए हबीब तनवीर साहब महान है ना जी। तो अब उन दिनों को याद करते हुए कोई गाना सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं को? एक गाना मुझे जो पसंद है वो आप सुना सकते हैं। कि एक हबीब साहब का क्या था, हबीब साहब लोक गीतों को बहुत इस्तेमाल करते थे जी जी, और तीज त्योहार नाटकों में तीज त्योहार के गाने बहुत आते थे, परंपरा के गाने ऐसे बहुत होते थे, जिसकी वजह से वो काफी, तो उनका एक गाना है नाटक का ससुराल गेंदा फूल, दिल्ली 6 फिल्म का गाना, दिल्ली 6 का गाना है जी। तो ससुराल गेंदा फूल रहमान साहब ने कंपोज किया है, रघुवीर यादव ने गाया है। तो वो गाना हबीब साहब के लिए भी मेरी श्रद्धांजलि है, उसको अगर आप सुनाए तो जी बिल्कुल सुनते हैं। वहीदा रहमान है, अभिषेक बच्चन है इसमें, तो सुनते हैं दिल्ली 6 फिल्म का ये गाना। छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे, देवर समझा लेवे, ससुराल गेंदा फूल छोड़ा बाबुल का अंगना भावे, डेरा पिया का सास गारी देवे, देवर जी समझा लेवे, ससुराल
ससुराल गेंदा फूल। सैया है व्यापारी चले हैं परदेस, सूरतिया निहारो जियारा भारी होवे ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पे या कहो, बुशर्ट पहने खाई के बीड़ा पान, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी की शान ससुराल गेंदा फूल। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल। सास गारी देवे देवर जी समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। छोड़ा बाबुल का अंगना भावे डेरा पिया कहो। हाय 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 हाय। अशोक जी, गाने से पहले जिक्र आया था कि हबीब तनवीर के साथ आप काम कर रहे थे, मंच पर नाटक भी आपको करना था और एक्टर बनने का सपना था आपका या शुरू से लेखक बनने का सपना? मुझे शुरू से डायरेक्टर बनने का सपना था। लिखता था मैं अखबारों में कहानियां, व्यंग, लेख ऐसे लिखता था मैं, लेकिन मेरा रुझान हबीब तनवीर साहब का चरणदास चोर जब मैंने देखा तो मुझे लगा ये लाइन मेरे लिए बड़ी अच्छी है जी। और मैं चरणदास चोर के बाद फिर मैं प्लेस डायरेक्ट करने लग गया जी जी। और डायरेक्ट करते करते मैंने कई प्ले रायपुर में किए जी। और रायपुर में प्लेस करने के बाद फिर मैं NSD चला गया तो कारण जी के संपर्क में मैं आया। तो NSD वाली वो घटना बताइए ना, जब आप पहुंचे और आपकी परीक्षा होने वाली थी और फिर आपका जो इंटरव्यू था उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। तो जब मैं पहुंचा वहां तो मेरा मन नहीं था कि मैं NSD जाऊं, मेरे दोस्त का बड़ा मन था, वो मुझे ले गया था। सोमेश अग्रवाल जी, वो भी रायपुर के एक है और एक्टर हैं यहाँ आजकल, नुक्कड़ में बड़ा अच्छा काम किया था उन्होंने, तो वो मुझे ले गए थे। और जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो उन लोग स्पीचेस देते हैं NSD वाले कि कोई नाटक का एक डायलॉग भेजते हैं वो या कोई कविता भेजते हैं जो आप तैयार करके आइए और वहाँ परफॉर्म करिए। तो मैंने किया जब मेरा नंबर आया तो, मगर मुझे याद ही नहीं था क्योंकि मैंने याद ही नहीं किया था। हाँ, कविता मुझे जरूर याद थी, वो कविता रघुवीर सहाय की थी और वो मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा। फिर उन्होंने कहा कि आप कोई नाटक जिसमें आपने मेन रोल किया हो वो करके दिखाइए, उसका कोई अंश। तो मैंने किसी नाटक में मेन रोल नहीं किया था, छोटे मोटे रोल कभी कर दिया तो कर दिया, ऐसा था मेरा एक्टिंग का। तो मैं कहा मैं क्या करूं, तो मैंने उसी समय इम्प्रोवाइज कर लिया एक, और मैं कहा सर ये फलाना नाटक है और डरे हुए आदमी की कहानी, और मैंने एक डरे हुए आदमी का अभिनय कर दिया, जहाँ छिप रहा है वहाँ छिप रहा करके वहीं इम्प्रोवाइज किया मैंने। याद है क्या वो डायलॉग? अब याद नहीं हो तो 30 साल 40 साल पहले की बात हो गई, तो याद नहीं एग्जैक्टली। वो इम्प्रोवाइजेशन था, तत्कालिक था, लिखा हुआ कुछ नहीं था। पर मैंने देखा उसका असर इनके ऊपर कुछ पड़ रहा है। अच्छा। फिर उन्होंने कहा आइए बैठिए। फिर उन्होंने पहला सवाल किया कि आप कैसे एक्टर हैं अपनी नजर में। तो मैंने कहा मैं बहुत खराब एक्टर हूँ क्योंकि मुझे एडमिशन लेने का वो था नहीं, ना मुझे उम्मीद थी कि इतने बड़े संस्थान में मेरा एडमिशन हो भी सकता है, क्योंकि मेरा अभिनय बहुत खराब है। जी हाँ। तो मैंने कहा मैं बहुत खराब हूँ। तो क्या फिर आप रंगमंच में करना क्या चाहते हैं? मैं कहा देखिए मैं डायरेक्शन करता रहा हूँ और डायरेक्टर बनना मेरा मकसद है। तो किसी एक ने सवाल किया कि अगर आप
कोई अच्छा एक्टर नहीं है तो डायरेक्ट कैसे करेगा जी जी अपने अभिनेताओं को। तो मैंने कहा सर वही तो मैं यहाँ सीखना चाहता हूँ एक्टिंग। तो फिर किसी ने कहा कि एक्टिंग किसी को सिखाई जा सकती है क्या? मैं कहा सिखाई नहीं जा सकती तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में ये कोर्स क्यों है? जी जी ऐसा करके मैंने जवाब दे दिया, क्योंकि मेरे को कोई डर नहीं था सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। जब भी कोई इंटरव्यू देने जाए तो आधा तो डरा हुआ रहता है वो। जी बिल्कुल। तो आप डरे ना कभी भी, मेरा ये संदेश है। और अंग्रेजी हमारी बड़ी खराब थी। हम लोग अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के प्रणेता थे अपने कॉलेज में। जी जी। तो एक सवाल अंग्रेजी में जवाब लिखना होता था और एक सवाल का हिंदी में, रिटन एग्जाम जो होता है। तो हिंदी में तो जवाब अच्छा लिख सकते थे, पर अंग्रेजी में जवाब कैसे लिखें जब अंग्रेजी बनती नहीं। तो लकली लाइब्रेरी में वो एग्जाम हो रहा था। तो वहाँ उन्होंने सवाल पूछा था कि आप NSD क्यों आना चाहते हैं, एक सवाल। दूसरा, किसी देखे हुए नाटक की समीक्षा लिखिए। दोनों जनरल क्वेश्चन थे। जी जी। तो मैंने समीक्षा तो हिंदी में लिख दी। NSD क्यों आना चाहते हैं ये मैंने, चूंकि अंग्रेजी नहीं बनती थी मेरे से, इसलिए मैंने पॉइंट्स में जवाब लिखा। गुड लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की स्पेलिंग मैंने देख ली, क्योंकि लाइब्रेरी में एग्जाम हो कोई गलत ना, अभी भी स्पेलिंग गड़बड़ हो जाती है मेरी। गुड बुक्स और सब नाटककारों के नाम अंग्रेजी में लिख दिए मैंने। ऐसा ऐसा करके वो मैंने पेपर बना लिया अपना। और बाकी हिंदी में, बाकी जो हिंदी में किसी देखे हुए नाटक की समीक्षा लिखी तो उसमें तो मैं फैल गया। मैं चरणदास चोर की समीक्षा लिख दिया हबीब तनवीर के। तो मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर मैं वहाँ थिएटर वर्क करता रहा। कारण जी के साथ मैंने बहुत सीखा। एक कोई रिहर्सल चल रही थी, उसमें उन्होंने मुझे एक रोल दिया था, तो जिसको मैं ठीक से कर नहीं पा रहा था, मेरी टाइमिंग सही नहीं थी। तो उन्होंने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, कई बार समझाया, फिर चिल्ला पड़े कि आपको यहाँ एडमिशन कैसे मिल गया। जी जी। मैं कहा आपने मुझे एडमिशन दिया है सर। मैंने कहा था इंटरव्यू में कि मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, याद है ना आपको? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए करिए करिए करिए। तो ऐसे अनुभव अच्छे होते थे NSD में। जी। तो यहाँ पर अपने श्रोताओं को बताना ये जरूरी है कि आत्मविश्वास एक तो बहुत बड़ी चीज है। आपने बड़े आत्मविश्वास के साथ, आपके पास जो भी प्रतिभा थी वो उड़ेल दी निडर होकर। तो ये बात बहुत मायने रखती है, खास तौर से इंटरव्यू के दौरान। तो बड़ी दिलचस्प बातें थी ये। और भी कुछ नाम है जिन्हें मैं याद दिला रही हूँ आपको, अगर उनसे जुड़ी कोई बात बताना चाहते हैं। के रैना जी थे और नेमीचंद जैन भी आपके साथ कहीं, मतलब आप उनके साथ जुड़े रहे। हमारे इंटरव्यू बोर्ड में नेमीचंद जैन भी थे जी, और कारण जी थे, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना थे। जी जी। तो इंटरव्यू से एक दिन पहले हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे। जी जी। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार आज के दिन चलो अपन चलते हैं ना, कहीं मिलते हैं कवियों से, साहित्यकारों से। मेरा बड़ा इंटरेस्ट था साहित्यकारों से मेल-जोल करना। जी। तो फिर मैं दिनमान कार्यालय चलते हैं। उस समय दिनमान एक बड़ी प्रसिद्ध पत्रिका हुआ करती थी। जी बिल्कुल, हिंदी की। आज भी लोग उसका नाम लेते हैं। पत्रिका भले बंद हो गई, लेकिन आज भी, पर उससे अच्छी पत्रिका मुझे नहीं लगता कि कोई निकली है। जी, हम सबको इंतजार रहता था। तो हम लोग रघुवीर सहाय से मिलने गए। जी हाँ। तो वो थे नहीं, सर्वेश्वर दयाल जी बैठे हुए थे। तो हम लोग उनके पास गए, नमस्ते प्रणाम किए उनको, बैठ गए, बातें करने लग गए। तो मैंने बताया कि सर हमने कई ड्रामा किए हैं और आपका बकरी नाटक भी किया है। ये सुन के उनको अच्छा नहीं लगा। जी। उन्होंने कहा आपने मेरे से परमिशन क्यों नहीं लिया? जी हाँ। रॉयल्टी भी कुछ नहीं दिया आप लोगों ने, और आप कॉस्ट्यूम वाले को देते हैं, मेकअप वाले को देते हैं, हॉल वाले को देते हैं, राइटर के लिए आपके पास पैसा नहीं होता। जी जी। और परमिशन लेना भी जरूरी नहीं समझते आप लोग। तो बात सही कह रहे थे वो, कि लेखक का नाम भी नहीं देते, कई बार पारिश्रमिक नहीं देते, देना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। तो मैंने उनसे माफी मांगी कि सर मैंने परमिशन नहीं लिया, क्योंकि हम लोग कई चीजों को मानते हैं कि ये हमारी हैं। जी। हमने बकरी को भी अपना माना था। ना हम लाइट इस्तेमाल करते, ना कॉस्ट्यूम, ना मेकअप। किसी पार्क में हमने किया था ये ड्रामा। तो खैर उनसे हमने माफी मांगी, और अगले दिन इंटरव्यू बोर्ड में वो ही बैठे थे सामने। जी जी। तो आपको देख के तब भी घबराहट नहीं हुई कोई कि सामने बैठे हैं और कल डांट बता चुके हैं? तो कारण जी ने मेरा फॉर्म पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि आपने बकरी किया है? मैंने कहा यस सर किया है। क्या आपने परमिशन ली थी कि नहीं सर्वेश्वर दयाल जी से? तो मैंने कहा सर कल इनसे मेरी बड़ी बातचीत हुई है, मैं इनसे माफी मांग चुका हूँ। जी जी। समझने लग गए। जी। तो यहाँ पर प्रतिभा भी पहचानी जाती है, आपका आत्मविश्वास देखा जाता है, और आपकी प्रतिभा, सबसे बड़ी बात है कि आपकी प्रतिभा, आपके अंदर वो टैलेंट था कि आपको वहाँ पर सिलेक्ट किया गया। अब कोई गाना सिलेक्ट कीजिए जो हम श्रोताओं को सुनवाएं।
देखिए, हम लोग सब महानगर में रहते हैं, जो दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, और जो छोटे शहरों से बड़े शहर आते हैं जी, और यहाँ देखते हैं वो यहाँ की जिंदगी में, तो उनको अजीब सी जिंदगी जीना पड़ता है। घबराहट, न रहने का सुख, न खाने का सुख, भागम भाग लगी हुई है। तो मुझे एक गाना गमन फिल्म का बड़ा पसंद आता है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। शहर यार की शायरी है ये जी। तो ये गाना हम सुन सकते हैं। सुनते हैं। जी जी। सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों
सुन रहे थे लेखक और गीतकार अशोक मिश्र से ममता सिंह की बातचीत। आज आपने सुना पहला भाग। इस बातचीत का दूसरा भाग हम आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।